वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। ठीक है, तो जो ये लेक्चर है इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हमने और भी लेक्चर डिस्कस किए हैं, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है उन्हें भी देखिएगा। जो ये सीरीज़ है ये आपको पता ही है LT टेट के PYQ पर आधारित है। जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो ये प्रश्न है ना केवल LT टेट की परीक्षा तक ही सीमित है, अपितु कोई भी परीक्षा हो, चाहे PGT हिंदी हो, LT कमीशन हो या फिर सेट जैसी परीक्षाएं हों, वहाँ पर भी ये प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से इन वीडियोज़ को आपने देखना है, यह आपको काफ़ी लाभ देंगे अगर ध्यान से देखते हो। तो हमारा जो बैच चला हुआ है LT टेट 2024 के लिए, जून 2024 के लिए, अगर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए हैं तो उसमें रहते इसमें एनरोल होइएगा। बाकी LT टेट के लिए PYQ अवेलेबल हैं और PGT हिंदी के लिए भी PYQ अवेलेबल है और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आपने लिए नहीं है, तो उसमें रहते आप लीजिएगा ताकि आप समय पर तैयारी कर सकें। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे सीधे उत्तर देता रहूँगा ताकि आपको समय पे वीडियो मिल सके। तो जो सही विकल्प हो जाएगा कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। समय इसका माना गया था संवत 1050 से लेकर 1375 तक। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता का नाम बताइए। तो जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसके रचनाकाल होंगे शालिभद्र सूरि। ये जैन परंपरा से संबंधित प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। सरहप्पा सिद्धों से संबंधित थे और जो पुष्पदंत थे ये भी जैन कवियों के अंतर्गत आते हैं। जो राहुल सांकृत्यायन है ये मानते हैं सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। अगला है, भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? तो जो भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल नाम दिया गया था ये आपके डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। कई बार पूछा जाता है 15वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल नाम किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। जो डॉक्टर ग्रियर्सन है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जो दादू दयाल है और गुरु नानक देव है ये दोनों ही आपके जो अपने ज्ञानाश्रय शाखा थी उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जो रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, ये आपको पता ही होगा। अगला है, निम्नवत में से जायसीकृत रचना नहीं है। तो नहीं पर बल दिया गया है। तो जो देखिए पद्मावत है, अखरावट है, चित्र रेखा भी है और जो दान लीला है ये इनकी रचना नहीं होगी। तो चौथे का सही विकल्प होगा यहाँ पर बी। प्रश्न संख्या है 5। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है, निम्न कवियों में से हालावादी कवि नहीं है। हालावादी, तो यहाँ पर जो हालावादी कवि नहीं होंगे तो वो होंगे श्रीधर पाठक। ये स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। जो भगवती चंद गुप्ता है, नरेंद्र शर्मा है और डॉक्टर बच्चन ही हरिवंश राय बच्चन, जो हरिवंश राय बच्चन, ये तीनों ही हालावादी कवि माने जाते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 6, रोटी और संसद कविता के रचनाकार कौन हैं? तो जो रोटी और संसद कविता के रचनाकार होंगे तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सुदामा पांडे धूमिल। कई बार धूमिल दिया जाता है तो आप धूमिल से भी याद रखिएगा, सुदामा पांडे धूमिल से भी याद रखिएगा। रोटी और संसद इन्हीं की कविता है और इनकी देखिए मोचीराम काफ़ी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। संसद से सड़क तक ये भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अगला है 7, शांतरस का स्थायी भाव क्या है? तो जो शांतरस है इसका स्थायी भाव पूछा गया है तो सही विकल्प हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद, ये थोड़ी मात्रा में गलती है, निर्वेद होगा, इस तरह से लिखा जाता है निर्वेद। निर्वेद है आपके शांत रस का स्थायी भाव। आपको पता ही है रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? रसों की संख्या मानी जाती है 9, जिसमें आपका प्रमुख माना जाता है किसको? श्रृंगार रस को रसों का सम्राट भी माना जाता है और शांत रस भी इसी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। मुख्य 9 हैं
भरतमुनि के द्वारा 8 माने गए हैं। अगला प्रश्न है, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण अधिक बताया जाए उसे कौन सा अलंकार कहेंगे। ध्यान रखिएगा, पंक्तियों को फिर से देखिए। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण अधिक बताया जाए वहां पर होता है आपका कौन सा अलंकार, तो वहां पर होता है आपका व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है, जहां उपमान की अपेक्षा में उपमेय का गुण अधिक बताया जाए उसे व्यतिरेक अलंकार कहेंगे। प्रश्न संख्या है 9, किस छंद के विषम में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं होती हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा दोहा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न रहता है ये, ध्यान रखना है। जो दोहा छंद है इसके विषम में 13 मात्राएं रहती हैं और सम में इसकी 11 मात्राएं रहती हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आपको जो आगामी आपकी LT-TET की परीक्षा होगी वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर अगला जो प्रश्न है, छंद के कितने भेद हैं। तो जो छंद के भेद होंगे तो वो होंगे आपके 2। सम और विषम। फिर आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई है जो आपके नियर डियर होंगे या फिर आप स्वयं होंगे जो HP PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आप तैयारी में जुड़े नहीं हैं, तो समय रहते आप अपनी HP PGT हिंदी की तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ पर WhatsApp नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, कबीर बाणी में दोहों को नाम दिया गया है। कबीर बाणी में दोहों को क्या नाम दिया गया है ये बताना है आपने। तो सही विकल्प हो जाएगा आपकी 11 का साखी। कबीर बाणी में दोहों को दोहा या दोहा कहो या दोहों को कहो साखी कहा जाता है। जो कबीर की बाणी को संग्रहित किया गया है बीजक नाम से, किसके द्वारा किया गया है, इनके जो शिष्य धर्मदास के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है 12, विश्व के भाषा खंड कितने हैं। विश्व के भाषा खंड कितने हैं ये बताना है। तो जो विश्व के भाषा खंड है ये है 4, विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है 13, शारदा लिपि का संबंध किस राज्य से है। तो जो शारदा लिपि का संबंध बताया जाता है ये आपके जम्मू कश्मीर से बताया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि जो पहाड़ी लिपि है, इसकी पहाड़ी भाषा है, इसकी लिपि क्या है, टांकरी। पहाड़ी भाषा की लिपि मानी जाती है टांकरी। टेट जैसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 14, इसमें पूछा गया है, निराला ने किस छंद को लोकप्रिय बनाया। तो जो निराला थे इन्होंने मुक्त छंद को लोकप्रिय बनाया। इसे रबर छंद भी कहा जाता है, रबर छंद। और जो निराला है इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1899 में माना जाता है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुता ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है 15, साहित्यकारों के लिए वत्सल निधि की स्थापना किसने की। तो जो साहित्यकारों के लिए वत्सल निधि की स्थापना की गई थी तो ये अज्ञेय के द्वारा की गई थी। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या है अज्ञेय का पूरा नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। अज्ञेय का जन्म पूछा जाएगा 1911 ईस्वी इनका जन्म है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसी के साथ देखिए इनकी जो प्रसिद्ध जो इनकी कविताएं मानी जाती है, हरी घास पर क्षण भर इनकी प्रसिद्ध इनकी कविता है। इसी के साथ एक और इनकी काफ़ी प्रसिद्ध असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, लंबी कविता है। इसके पश्चात अगला नाम आता है यहाँ पर प्रश्न में, काशीनाथ सिंह का उपन्यास होता था। यहाँ पर उपनाम नहीं, काफ़ी मिस्टेक है इसमें, उपन्यास। काशीनाथ सिंह का उपन्यास क्या था। 16 का सही विकल्प हो जाएगा। इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा संशय है, 1 मिनट आप रुकिएगा। जो ये प्रश्न है इसमें सुधार अपेक्षित है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था कि जो काशीनाथ सिंह हैं इनकी निम्न में से कौन सी रचना है।
तो इनकी जो रचना प्रमुख मानी जाती है काशी का 80, काशी का 80, इसको आप लोग अवश्य सुधार करिएगा। काशी का 80 इनकी रचना मानी जाती है। पूछा जा सकता है ये किस विधा की रचना है काशी का 80। इसमें देखिए इनकी कहानियाँ हैं, संस्मरण भी है, कई जगह उपन्यास के तौर पर भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में देखिएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। काशी का 80 नाम आ ही गया है। काशी का 80 कहानियों और संस्मरणों के चर्चित कथाकार काशीनाथ सिंह का उपन्यास भी है। ठीक है, इसमें देखो संस्मरण भी संग्रहित हैं, कहानियाँ भी संग्रहित है, साथ में ये इससे इन सभी से जुड़ा हुआ एक उपन्यास है। काशी का 80 जिंदगी और जिंदा दिली से भरा एक अलग किस्म का उपन्यास है। उपन्यास के परंपरित मान्य ढांचाओं के आगे के चिन्ह और पिछले 10 वर्षों के चिन्ह जो काशीनाथ सिंह से संबंधित थे और जो इन्होंने बनारस में बिताए हुए अपने पल थे, वो इस उपन्यास में वर्णित हैं। तो ये उपन्यास विधा की मुख्य रचना होगी। कहानियाँ और संस्मरणों को भी इसमें इन्होंने वर्णित किया है। तो ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार सुना था, काशीनाथ सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो ये काशी का 80 था। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर, 16 का डी। फिर अगले प्रश्न को देखिए, 17, पथ के साथी के रचनाकार का नाम बताइए। काफ़ी मिस्टेक है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। जैसा मैं बोलता हूँ उस पर आपने फोकस करना है। तो जो पथ के साथी है, इसके रचनाकार का नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। तो जो महादेवी वर्मा हैं, ये प्रमुख रहस्यवादी कवयित्री के तौर पर जानी जाती हैं। ठीक, जो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ये चारों छायावाद के 4 आधार स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 18, आकाश दर्शन निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो जो आकाश दर्शन निबंध है, तो इसके लेखक हो जाएंगे 18 का सही विकल्प महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 19, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक काल है, इसके प्रवर्तक के तौर पर जो मुख्य विद्वान होंगे, तो वो होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर समय पूछे जाएगा कब से कब तक का है, 1850 को इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 35 साल तक ये जिए और इन्होंने हिंदी साहित्य को वो सब कुछ दिया जो हिंदी साहित्य को चाहिए था। अगला प्रश्न है 20, लहरों के राजहंस रचना किस विधा से संबंधित है? तो जो लहरों के राजहंस है, ये होगा आपका नाटक से संबंधित रचना। देखिए विधा पे फोकस करता हूँ, इसलिए विधा के प्रश्न आते हैं। तो जो लहरों के राजहंस है, ये नाटक विधा की रचना है। मोहन राकेश का ये नाटक है। लहरों के राजहंस हो गया, इसी के साथ आपका जो आषाढ़ का एक दिन हो गया और आपका आधे अधूरे, ये 3 इनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। अगला है हाड़ तोड़ना मुहावरे का शुद्ध अर्थ बताइए। तो जो हाड़ तोड़ना मुहावरे का शुद्ध अर्थ होगा, तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा परिश्रम करना, बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा का स्वरूप विकास एवं समीक्षा सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा का विकास स्वरूप एवं समीक्षा सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो जो 22 का सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर जगतपाल शर्मा। यहाँ पर 22 का सही विकल्प बी बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए 23, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से आचार्य माने जाते हैं? अभी पीछे मैंने आपको बताया था। तो जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ये भर्तमुनि थे। इनके द्वारा रसों की संख्या मानी गई है 8, परंतु वास्तविकता में रसों की संख्या 9 मानी जाती है। जो भर्तमुनि है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना था कि ये कोई शांत रस नाम की रचना कोई रस भी होता है। 9वां रस होता है शांत रस। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा 24 का आचार्य कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है 25, सूरदास का भक्ति काल कौन सा था?
भक्ति काल नहीं, भक्ति मार्ग। सूरदास का भक्ति मार्ग कौन सा था? तो सही विकल्प जो हो जाएगा तो ये होगा पुष्टि मार्ग। जो पुष्टि मार्ग था सूरदास का भक्ति मार्ग था। ये कैसे आए इनको? जो सूरदास से पहले तो ध्यान रखना वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं और भ्रमर गीत की रचना इनके द्वारा की गई थी, सूरसागर की रचना इनके द्वारा की गई थी। और जो पुष्टि मार्ग इन्हें कैसे मिला? जो बल्वाचार्य हैं, इनके गुरु बल्वाचार्य थे, उन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। और ये अष्टछाप के कवियों में भी आते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान जो माने जाते हैं सूरदास ही माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। विट्ठलनाथ बल्वाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है 26। निम्नवत में से ज्योतिष विचार संबंधी कौन सी रचना है? तो जो ज्योतिष विचार संबंधित रचना मानी जाएगी आपकी, तो ये होगी आपकी रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न, बर्वे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी होंगी? ये होंगी तुलसीदास की। अगला प्रश्न है 27। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो सीधा सा इस तरह से प्रश्न आता है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो सीधे से आप उत्तर दे सकते हो 719। अगर पूछा जाएगा बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी दास की, ये बिहारी सतसई होगी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बिहारी सतसई किसके दरबार में या किसके पास रहकर लिखी गई थी बिहारी के द्वारा? ये थी आपकी जगत सिंह के दरबार में रहकर। अगला है 28। भा अवतार भोर नव सदी, 30 बरसी ऊपर कवि बदी, अपने जन्म से संबंधित किस कवि ने लिखा है ये? तो जो 28 का सही विकल्प हो जाएगा जो मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का पूरा नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं। और यहाँ से याद रखिएगा अखरावट और आखिरी कलाम, इसके साथ और एक महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। ये सारी की सारी ये जायसी की रचना है। जो जायसी है ये आपके किस काल के अंतर्गत आते हैं? भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल के किस सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं ये जायसी, ठीक है ना। और जो पद्मावत के अंतर्गत आता है, पद्मावत के अंतर्गत आता है नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड और मानसरोवर खंड। ये ध्यान रखना आपने, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, तभी थोड़ा एक्स्ट्रा करके आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रेम प्रेम सो होई, प्रेम सो पारही जाए, प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमार्थ पाए। किस कवि के काव्य से संबंधित हैं ये पंक्तियाँ? तो 29 का जो सही विकल्प होगा सूरदास ने कहा है ये। 29 का सही विकल्प सी। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में समास, तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा तत्पुरुष समास, ए सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 31। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो हिमालय शब्द है इसमें संज्ञा बतानी है, तो संज्ञा जो यहाँ पर होगी व्यक्तिवाचक होगी। 31 का सही विकल्प यहाँ बी होगा। अगला जो प्रश्न है 32। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर नहीं होगा तो वो देखिए वो होगा आपका कौन। आप, तुम, हम, ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। फिर अगला प्रश्न है 33। अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो देखिएगा जरूरी भी अनिवार्य का विपरीत होगा, विपरीत नहीं होगा। अनावश्यक भी नहीं होगा, अत्यधिक ये भी नहीं होगा। तो सही होगा वैकल्पिक, अर्थात विकल्प है आपके पास। जरूरी तो है ही है, अनावश्यक भी नहीं होगा, अत्यधिक भी नहीं होगा। जो वैकल्पिक है ये होगा अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। अगला है 34। निरर्थक शब्दों के मेल से बने युग्म शब्द बताइए। तो जो 34 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, उबड़ खाबड़। निरर्थक शब्दों के मेल से बना उबड़ खाबड़। अंजल ठीक है, भूत प्रेत ये भी ठीक है, आसपास ये भी ठीक है, उबड़ खाबड़ ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है 35। ट वर्ग के अंत में कौन सी ध्वनि आती है? तो जो ट वर्ग के अंत में ध्वनि आएगी तो वो आएगी आपकी न। ये
अगला प्रश्न है 36, इसमें पूछा गया है आपसे, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे कहा जाता है मात्रा। प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, आप बताइएगा व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं। अगला प्रश्न है 37, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितना किया गया है? तो 37 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है 9 आधार से, तो 20 सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 38, अकैक का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। तो जो 38 का सही विकल्प होगा 1-1, 20 सही विकल्प। अगला है 39, निम्न में से शुद्ध रूप छांटें। तो जो 39 में शुद्ध रूप से लिखा गया है तो वो कौन सा होगा? वैसे तो यहाँ पर कोई भी शुद्ध नहीं होगा, परंतु इनके द्वारा माना गया था डी को, श्रृंगार। परंतु श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार लिखा जाता है इस तरह से, ये ध्यान रखना आपने, ये सबसे शुद्ध रूप माना जाता है श्रृंगार का। अगर विकल्प में कोई भी नहीं हो तो आप इस तरह से भी थोड़ा सा तुक्का लगा के कर सकते हो कि यही सही होना चाहिए। अगला है 40, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है। तो जो तत्सम शब्द नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प दही। अवकाश तत्सम है, हस्त तत्सम है, विद्यार्थी तत्सम है, जो दही है ये तद्भव होगा। बाकी देखिए तत्सम तद्भव देश विदेश शब्दों के बारे में आपको वीडियोस दी गई है, अगर आपने देख लिया होगा ध्यान से तो ये सही हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा बता देता हूँ, तत्सम होते हैं संस्कृत से हूबहू हिंदी में लिए गए शब्द, और तद्भव होता है तत्सम शब्द के बाद निकला हुआ नया रूप। अगला है जैसे हस्त के लिए संस्कृत में हस्त कहते हैं और हिंदी में हाथ कहते हैं, हाथ होगा तद्भव और हस्त होगा तत्सम। अगला प्रश्न देखिए 41, राममार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि का नाम बताइए। तो जो राममार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि रहेंगे तो वो होंगे आपके तुलसीदास। जो इकलौते तुलसीदास हैं राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत, जो बट वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार से प्रसिद्ध थे। इनके समक्ष बाकी कोई भी विद्वान इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ है। रहीम, मीरा, सूर, ये तीनों ही आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो मीरा है इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, तुलसी की भक्ति दासी भाव की है, और सूर की भक्ति है सख्य भाव की। ये भी ध्यान रखना है आपने, प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी। अगला है ग्रांट शब्द का हिंदी में परिभाषित शब्द होगा। तो 42 का जो सही विकल्प होगा यहाँ तो वो होगा अनुदान। ग्रांट को अनुदान भी कहा जाता है। अगला है 43, अनल और अनिल क्रमशः हैं। अनल और अनिल शब्द का क्रमशः अर्थ होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आग और हवा। आग और हवा होगा आपका अनल और अनिल का क्रमशः अर्थ। अगला प्रश्न देखिएगा 44, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नीरद का उचित पर्यायवाची छांटे। नीरद का उचित पर्यायवाची क्या होगा? तो थोड़ा सा समय आपको सोचने के लिए देता हूँ, बादल। फिर अगला प्रश्न है 45, 25 वर्ष करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कौन सा है? 25 वर्ष के उपलक्ष्य में करने वाला उत्सव कौन सा होता है? तो ये हो जाता है आपका रजत, बी। और जो गोल्डन जुबली होती है ये यहाँ से देखिए, जो 25 वर्ष के लिए होती है तो ये होती है आपकी रजत जयंती। थोड़ी सी आपको और भी जानकारी देता हूँ। जैसे 50 वर्षों के पश्चात जो जयंती मनाई जाती है उसे स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली कहा जाता है। फिर देखिए जो 6 महीने के लिए क्या कहा जाता है, ये याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। 6 महीने के लिए आपको कहा जाता है अर्धवार्षिकी, ठीक है। 1 साल के लिए कहा जाता है वार्षिकी, 2 साल के लिए द्विवार्षिकी, 3 साल के लिए त्रैवार्षिकी, 4 साल के लिए कहा जाता है चतुर्वार्षिकी। इसी तरह से ये वार्षिकी तो आपको पता चल जाएगा। और जो फिर 10 सालों के लिए क्या कहा जाता है? 10 साल के लिए कहा जाता है आपका 10 वर्षीय या फिर दशक। क्या? 10 वर्षीय या फिर दशक। फिर इसके पश्चात जो आपका महत्वपूर्ण रहता है 25 साल के लिए कहा जाता है रजत जयंती, ठीक है, रजत जयंती। और फिर
40 वर्ष के लिए ये पूछा जा सकता है, रूबी जयंती कहा जाता है 40 वर्ष के लिए। और जो 50 वर्ष के लिए स्वर्ण जयंती हो गया, 40 वर्ष के लिए रूबी जयंती हो गया, 60 वर्ष के लिए हीरक जयंती, 60 के लिए हीरक जयंती लिखना है ये सारा आपने, ठीक है। और 65 वर्ष के लिए नीलम जयंती, 70 वर्ष के लिए प्लैटिनम जुबली, 70 वर्ष के लिए क्या कहते हैं, प्लैटिनम जुबली। और जो 75 वर्ष के लिए पैलेडियम जुबली, पैलेडियम जुबली। और जो 100 वर्ष के लिए क्या कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है 100 वर्ष के लिए, सेंचुरी। तो ये कुछ एक तथ्य थे जो आपके साथ डिस्कस किए, आपने लिखे होंगे तो आपको यहाँ से फायदा अवश्य मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, अनुस्वार प्रयुक्त शब्द छांटे। अनुस्वार प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ सही विकल्प होगा आपका 46 का, तो वो हो जाएगा आपका गंगा। ये अनुस्वार युक्त है, अर्थात बिंदी लगी हुई ऊपर न, ये गंग, ये आवाज़ आ रही है ना, इसे कहते हैं अनुस्वार। अगला है 47, उपसर्ग एवं प्रत्यय के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं, या फिर उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने सही शब्द का विकल्प चुनिए। तो जो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है तो वो हो जाएगा आपका ईमानदार, ईमानदार, डी सही विकल्प। उपसर्ग और प्रत्यय भी मैंने आपको बताया है। उपसर्ग होता है जो आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है। इसके लिए भी आपको लेक्चर तैयार करके दिया था मैंने, आपने देखा होगा तो आपको उससे पता चल जाएगा सारा कुछ। फिर अगला प्रश्न है 48, ग्राम लक्ष्मी निबंध के लेखक का नाम बताइए। ग्राम लक्ष्मी निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो 48 का जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प ए, विनोबा भावे। लक्ष्मी नारायण लाल यहाँ पर आ रहा है नाम, तो इससे संबंधित आपको तथ्य बता देते हैं। जैसे कि एक सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक है इनका, एक सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है, ये याद रख सकते हो। फिर इसी तरह से इनकी एक और नाटक काफ़ी चर्चित है, अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु। फिर जो दूसरा नाम यहाँ पर आता है शांता कुमार जी का, ये हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमालय पर लाल छाया इनकी प्रसिद्ध रचना है। और उसके पश्चात मृग तृष्णा, ये भी इनकी काफ़ी चर्चित उपन्यास रही है। लाजो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ये 2-3 रचनाएं आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा तो आप इसे सही कर सकते हो। अगला है 49, आर्यों के बारे में हमें किस धर्म ग्रंथ पुस्तक से जानकारी मिलती है? तो जो 49 का सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका ऋग्वेद से। आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। फिर जो भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, इन प्रश्नों के उत्तर भी आप दीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको ही इससे फ़ायदा होगा और किसी को नहीं। चाहे आप गूगल करिए, चाहे देखकर बोलिए, चाहे जो प्रश्न पूछता हूँ अगर आपको आते नहीं होंगे तो गूगल करने के पश्चात या कॉपी या अपनी बुक से देखने के पश्चात इनको नोट भी करते रहिएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए आपसे पूछता हूँ। इनमें से महाप्राण ध्वनियों को छांटें। तो जो महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी होगी? तो जो 50 का सही विकल्प होगा ख से भ तक, ख और भ ये है महाप्राण ध्वनि। आपको थोड़ी सी जानकारी महाप्राण की दे देता हूँ। अल्पप्राण और महाप्राण, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय कम समय लगे उन्हें कहा जाता है अल्पप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय अधिक समय लगे उसे कहा जाता है महाप्राण। इसके थोड़े से उदाहरण आपको दे भी देता हूँ यहाँ पर, अगर परीक्षा में पूछा गया तो आप इसे सही कर सकते हो। देखिएगा, अल्पप्राण की फिर से परिभाषा देता हूँ। प्राण का अर्थ होता है वायु। इनके उच्चारणों में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है तो इन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। और महाप्राण वैसा ही होगा, जिनके उच्चारण करते समय वायु अधिक निकले तो उसे महाप्राण कहा जाएगा। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम होते हैं अल्पप्राण।
अलप प्राण। और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जैसे कि उदाहरण आपको दे देता हूँ, यरलव, जो ये यरलव है ये होंगे आपके अलप प्राण, और जो श शसह ये होंगे आपके महाप्राण। व्यंजन है 19 व्यंजन महाअल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, और 14 वर्ण है ये ऊष्म, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर कुछ एक उदाहरण आपको और दे देता हूँ जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, क ग च ज ट द प ब ये आपके आते हैं अलप्राण के अंतर्गत, और जो ख हो गया, फ हो गया, ख फ ट छ झ भ ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के। जैसा कि यहाँ पर विकल्प में भी दिया गया है, ख और भ ये आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 51, उपसर्ग किसे कहते हैं? अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको ये बताया था कि उपसर्ग क्या कहते हैं, जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? कोई भी नहीं। 51 का सही विकल्प डी, कोई भी नहीं। क्यों? पहले तो कहा गया है जो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर दे, नहीं। शब्दों के बीच में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाए, नहीं। शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाए, तो नहीं। शब्दों के अंत में जुड़कर जो विशेषता लाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग शब्दों के आगे जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो 52 का सही विकल्प होगा अब ये उपसर्ग होगा। शुरू में जुड़ रहा है ना ये अव के गुण के, तो ये अवगुण होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53, तो इसमें पूछा गया है अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो जो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास हैं इसके लेखक होंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश के 3 ऊपर मैंने नाटक भी आपको बता दिए थे, और इनके जो ये उपन्यास भी है काफ़ी चर्चित उपन्यास होगा ये। और विधा याद रखिएगा, उपन्यास विधा की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास था जो कृषकों पर आधारित था। अगर आपको वो प्रश्न आता है तो अवश्य बताइएगा। श्रीलाल शुक्ल का एक काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, कौन सा है वो? राग दरबारी। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तितली, इरावती, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। कंकाल, ये कंकाल भी माना जाता है 3। प्रेमचंद के तो कई माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 54, कश्मीर सुषमा कविता के रचनाकार कौन होंगे? कश्मीर सुषमा याद रखना है आराम से, क्योंकि एक बार प्रश्न आया था ये प्रश्न कॉलेज कैडर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में, तभी कह रहा हूँ प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो 54 का सही विकल्प होगा कश्मीर सुषमा, ये होगी आपकी श्रीधर पाठक की रचना। कॉलेज कैलेंडर में किस तरह से प्रश्न आया था वो आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। प्रश्न होते हैं ना, रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखते रहोगे, इनको नोट करते रहोगे, बार बार इन्हीं का रिवीजन करते रहोगे, तो ये आपको परीक्षा में अवश्य फ़ायदा देंगे। अगर आप इन्हें एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो इससे काम नहीं बनेगा, इससे आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना आप लोग। देखिएगा, एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कॉलेज कैडर की परीक्षा में कि रेल का विकट खेल नाटक किसका है? तो ये होगा बालकृष्ण भट्ट का। हाँ, ये प्रश्न था।
प्रश्न है यहाँ पर कश्मीर सुषमा कविता किसकी है। इसी तरह से था कश्मीर कुसुम, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ तो है सुषमा, एक था कश्मीर कुसुम। कुसुम और सुषमा ये देखिए कितना फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है ना। तो कश्मीर सुषमा तो हो गई श्रीधर पाठक का, और जो कश्मीर कुसुम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये ध्यान रखना है। इतने से अंतर से ही इसको गलत कर दिया गया था विद्यार्थियों द्वारा, तो आपने ध्यान रखना है। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं, और कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक की रचना होगी। फिर अगला प्रश्न है 54, कश्मीर सुषमा कविता ये तो हो गई, दोबारा से रिपीट हो गया है ये। अगला जो प्रश्न है 55, संधि के पश्चात शुद्ध शब्द लिखें। तो संधि के पश्चात जो शुद्ध शब्द निकलेगा तो वो कौन सा निकलेगा, उच्चारण का। तो 55 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर उच्च धन चारण। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 56, भाषा के प्रवाह का संयम क्या कहलाता है। तो भाषा के प्रवाह का संयम कहा जाता है आपका छंद बी सही विकल्प होगा। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। 56 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसी तरह आगे के प्रश्नों को भी आपके समक्ष लाते रहेंगे, ठीक है। तो जो ये प्रश्न पत्र था 2014 LT टेट का था, इसके 3 पार्ट आपको छोटे छोटे प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो देखने के लिए, और जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी अवश्य करना है आपने। धन्यवाद।